सुनवाई काशी लौट कर आई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर माहौल पूरे देश में गर्म है और वाराणसी में कुछ खास। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तमाम सारे आदेश पारित किए और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 8 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई बनारस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे और ये पूरा मामला वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज भी हुई, जिसको लेकर वहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। तमाम जो सुरक्षा इंतजाम थे उसको लेकर हमारे जो लोगों ने बातचीत भी की और ये आज जो रोज आम दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा भीड़ थी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कुल मिलाकर जो सुनवाई ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं और इस तरफ जो नमाज हुई, नमाज से पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि ये पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाना चाहिए और आप क्या समझते हैं, जिला जज कम से कम 25 साल से कम न्यायिक अनुभव वाला जिला जज बनता ही नहीं है और जो ये मौजूदा जिला जज हैं अजय कृष्ण, इनको 32 साल का जुडिशरी का अनुभव है। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया और जिला कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये निर्देश दिए कि वो 8 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई को पूरा करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सारे मामले, जितने भी अब मुकदमे से जुड़े जितने भी मामले हैं, सब वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण ही देखेंगे। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी किया था। ज्ञानवापी मामले को लेकर ये आदेश है और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई 8 हफ्ते के अंदर पूरी करें और फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें आज सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला जज को ये केस ट्रांसफर किया गया है, ये महत्वपूर्ण पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि ज्ञानवापी में जो वजू की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वजू के बिना नमाज नहीं हो सकती। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शिवलिंग, जहां कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए, यानी इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में कई मर्तबा तीखी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद के अस्तित्व और मस्जिद के धार्मिक चरित्र पर कोई विवाद नहीं है। इस पर हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये विवाद में है। इस पर अहमदी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि यह विवाद में नहीं है, मस्जिद 500 साल से है और POW अधिनियम कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा। ये अहमदी की दलील थी। तो कुल मिलाकर ये सब तमाम सारी चीज़ें रही हैं। तमाम इस पूरे मामले की काफ़ी देर तक सुनवाई चली और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए वो हमने आपको बताए और जैसा कि हमने बताया कि सभी सारे मुकदमे के आदेश उन्होंने दिए हैं और कहा कि सारे मामले अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में जिला जज ही सुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। ये बहुत सारी आदेश निर्देश दिए हैं। तो अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस सुनवाई के बाद क्या कहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं। वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है।
उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। ये थे विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, जो इस पूरे मामले को उठाने वाले उनके पुत्र और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने पूरा आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि सुनवाई काशी लौट कर आई, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला काशी यानी बनारस यानी वाराणसी को वापस कर दिया। विष्णु जैन ने पूरे पक्ष और पूरी दलीलें रखी कि किस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज किया, क्या क्या मसले हैं, वास्तव में वहाँ क्या मसला है, ये सब सारी चीज़ें पत्रकारों को बताई। हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ने क्या कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोसीडिंग चली, वो प्रोसीडिंग काफी माने दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली प्रोसीडिंग रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज 3 निर्देश पारित किए। पहला ये कि जो सीनियर डिवीजन जज वाराणसी के कोर्ट में जो पेंडिंग मामले थे उसको ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, उस याचिका को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था, वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा और ऑर्डर 7 रूल 11 का जैसा भी आदेश पारित होगा उस हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी पक्ष एग्रीव्ड होगा वो अपना रास्ता ले सकता है। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। अब ये इस पूरे मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में थी और हाई कोर्ट में भी थी। हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या क्या कौन कौन लोग वहां गए थे, किन लोगों ने वहां क्या पक्ष रखा, विजय शंकर रस्तोगी हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, उनको सुनिए। आज कोर्ट नंबर 18 जस्टिस प्रकाश पाडिया के कोर्ट में यह मुकदमा लगा था। हम लोग गए, 12 बजे से हियरिंग स्टार्ट थी, मात्र आधा घंटा इस बात की हियरिंग हुई और उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानवापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता, इसी पर बहस हुई और समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 6 जुलाई की तिथि नियत हुई है। 6 जुलाई की तिथि हाई कोर्ट में भी हो गई है, लेकिन अब चूंकि मुझे लगता है कि ये कुल मिला के जो सारे मुकदमे अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए हैं कि काशी में ही सुने जाएंगे, बनारस में सुने जाएंगे, तो हो सकता है कि अब सारे जो मामले हैं वहीं आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे कि भाई हाई कोर्ट के मुकदमों का क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल 6 जुलाई इस मामले में विजय शंकर रस्तोगी बता रहे हैं कि है इस मामले में। अब ज्ञानवापी में आज जो ज्ञानवापी मस्जिद है, आज जुमे की नमाज में अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और उस भीड़ नमाज पढ़ के जब लोग आए तो उनसे पत्रकारों ने बातचीत की, क्या वहाँ कैसा माहौल था, क्या बातें हुई, क्या मस्जिद के अंदर भी कोई बातचीत हुई आपस में इस मसले को लेकर, वो महत्वपूर्ण है। सुनिए। नमाज भाई सब वजू हुआ, बिना वजू के नमाज नहीं पढ़ा जाता, नमाज वजू भैया है, वजू आराम से हुआ है, नमाज लोग पढ़ी ने, पूरी तरीके से नमाज पढ़ी ने, नमाज पढ़ा गया, बिल्कुल 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 जैसे होता रहा वैसे हुआ। जिला प्रशासन का सहयोग रहा और प्रशासन की वजह से लोगों ने नमाज अदा किया। इसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। वाराणसी का प्रशासन बहुत अच्छा है। अलग व्यवस्था थी, अलग व्यवस्था थी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस्तिंजा नहीं है, वो नहीं है। अंदर जो बताया गया था डीएम साहब जो है वो पानी का व्यवस्था किए थे ड्रम में रख के, नहीं वो तो कमेटी किया था, इससे पहले चल रहा किया गया है, वो तो ठीक है। हंगामा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अरे छोड़ो यार, देख रहे हो ना कितना हंगामा हो रहा है। जी
किसी प्रकार का कोई समस्या मांग दी? क्या पानी की व्यवस्था है? ये नहीं है। वजू के लिए डीएम साहब को बोले थे कि क्या देखिए कुछ है इसमें, जाके देखिए। बोला गया था कि पानी का व्यवस्था रखा गया है। तो जाए देखिए उसमें है नहीं है। अंदर नहीं था पानी का व्यवस्था नहीं। जो वजू खाना था वहाँ पे पूरा तरीके से बैरिकेडिंग किया गया था, वहाँ पे आप लोग गए थे? हाँ। तो वहाँ पे क्या कुछ समस्या देखने को मिला? नमाजियों को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशासन ने काफ़ी इंतजामात किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन वाराणसी के प्रशासन ने भी किया है। 27 महीने बाद जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के रहनुमा मोहम्मद आजम खान ने भी ज्ञानवापी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब एसडीएम का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूं कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयां गुजर गई। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं, क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी खराब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी। आजम खान बहुत अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान अमूमन वो देते नहीं हैं। उनसे इस तरह के बयान की, जैसा उन्होंने बयान दिया, ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन वो इस तरह के बयान मुझे नहीं लगता किसी मसले पर पूर्व में इस तरह देते रहे हों। उस कह रहे हैं कि जो चंद दिनों में जो पूर्व के मुकदमे हैं उनकी जो निस्तारण की स्पीड कैसे रहती, उसका एक उन्होंने उदाहरण दिया कि वर्षों तक चले। और ज्ञानवापी के मसले पर जो सिविल कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, इस ज्ञानवापी मामले की रफ्तार क्या है, वो रफ्तार भांप कर आजम खान साहब कह रहे हैं कि चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, यानी विधि का छात्र होने के नाते, छात्र से मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने जो थोड़ा जानकार होता है वो छात्र ही कहता है अपने आप को। तो वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे इसमें कोई टिप्पणी करना मुनासिब होगा और ना आप भी मत करिए, क्योंकि इससे मुल्क का माहौल खराब हो सकता है और असर भी पड़ सकता है इस पर। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अभी हमने इसी मंथन कार्यक्रम में आजम खान के जेल से छूटने के बाद की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनको हमने बयान किया, बताया आपको, उसमें उसके आसपास टटोलने की कोशिश की। ये बयान भी बहुत सारी स्थितियों परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन कि आपने हमारे दर्शकों को समय दिया और हमसे जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। ये पूरा जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सब कुछ तय कर दिया, इसका जो लाइन लेंथ सब तय कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कैसे सुना जाएगा, क्या होगा। एक युवा अधिवक्ता होने के नाते, और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय के मंदिर में कोई अगर युवा अधिवक्ता है तो वो निश्चित तौर पर निष्पक्ष बात करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी पक्ष से आपका कोई लेना देना बहुत ज़्यादा है। वास्तव में अगर कहें तो दावे प्रतिदावे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि जिस तरीके से वहाँ के तथ्य लीक हुए, वीडियो आए सामने, चित्र आ गए सामने, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर भी उन्होंने कुछ नाराजगी जाहिर की, जो हम लोगों तक जानकारी आई। बाकी बेहतर आप बताएंगे। से सत्य है, और लॉ के प्रोफेशन में होते ही हम लोग पहले वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी जो होती है वो कोर्ट के प्रति होती है, न्यायालय के प्रति होती है।
तो जब न्यायालय कोई लोकल कमिश्नर अपॉइंट करती है तो जो भी इस कमीशन की रिपोर्ट है या उसके डिटेल्स हैं उन्हें इस तरह से लीक आउट नहीं होना चाहिए। ये एक गलत तरह की प्रैक्टिस को दर्शाता है। लेकिन आज का भी जो फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आज के फैसले में भी वो जो बैलेंस है और संतुलन है पूरी तरह से रिफ्लेक्ट किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो किसी आम आदमी को समझनी चाहिए, वो है कि ऑर्डर 7 और रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये जो सूट फाइल हुआ है वाराणसी कोर्ट में, ये बार्ड बाय लॉ है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द 1991 एक्ट जी। तो अगर उस एप्लीकेशन को जब तक सुना नहीं जाएगा, जब तक डिसाइड नहीं किया जाएगा, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक मामला वो डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ लॉ कि पहले वाराणसी की कोर्ट ये मामला सुनेगी, उसके बाद अगर उसको चैलेंज किया जाएगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। दैट इज हाउ द प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो इस तरह से फॉलो करता जाएगा। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 को हम ही डायरेक्ट डिसाइड कर देंगे, ये ऐसा बाय प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो सकता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो ज्ञानवापी मस्जिद का है, उसको लेके मुस्लिम साइड की तरफ से एक बयान आया, आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हाँ, सेक्शन 3 में किसी भी रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर है क्या ये जानना बहुत जरूरी है। और उसे जानने के लिए अगर कोई भी इंक्वायरी जरूरी है तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो कि प्रायर भी आपकी रिपोर्ट में आ गया है कि 8 हफ्ते के अंदर ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले 7-11 की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। और क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है तो इस पे ध्यान देते हुए, बिना ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं दर्शाया कि जो सिविल जज थे वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि फॉर द रीजन कि मामला बहुत सेंसिटिव है, तो हम इसे किसी एक्सपीरियंस जज को देते हैं, इसीलिए सारा का सारा मामला अब डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे। जी, एक और मेरे मन में सवाल आ रहा था। मैं बहुत अल्लाह के मामले में बहुत सामान्य ज्ञान रखता हूँ, लेकिन बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। अभी एक हाई कोर्ट में रस्तोगी जी को हम सुन रहे थे, वहाँ के वकील, वो भी एक मामले की जानकारी दे रहे थे कि 6 जुलाई को रखा गया है। एक लेमैन की तरह, एक सामान्य आदमी की तरह मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि जैसे उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी मामलों की सुनवाई, सारे मसले अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ के अजय कृष्ण साहब जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो सुनेंगे, तो हाई कोर्ट में 6 तारीख को डेट लगा दी। ये क्या मसला है? क्या हाई कोर्ट अलग सुनेगा या फिर वो मामले भी वहीं चले जाएंगे? शुभम जी, नहीं, जब तक कोई मसला डिसाइड नहीं होता है और पिटीशंस इधर उधर दायर होती रहती हैं, तो उसे आउटराइटली पहले दिन किसी कोर्ट का खारिज कर देना भी सही नहीं होता। जहां तक मेरी बात है, मुझे हाई कोर्ट के मामले की जानकारी नहीं है कि वहां पे उन्होंने कौन सा मामला दायर किया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके है कि उसके अंडर ये प्लेस नहीं आता है, या ऐसी उनकी कोई टिप्पणी है, उसकी मुझे जानकारी इस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी सीमित केवल जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक अभी आया है उसी तक है। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया शुभम जी, आपने हमारे दर्शकों को आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। तो निश्चित तौर पर ये पूरा प्रकरण, पूरा मामला ज्ञानवापी का अब एक तरीके से काशी लौटकर चला गया है। काशी से जो वहाँ का लोअर कोर्ट है, सिविल कोर्ट, वहाँ से इसकी सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तमाम और हाई कोर्ट में पिटीशंस दाखिल हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि 8 हफ्ते के अंदर बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण साहब इसे सुने और इसका निस्तारण करें। सीधा स्पष्ट आदेश है। और फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। तो ये कुल मिलाकर एक तरीके से एक धारा ज्ञानवापी को लेकर जो कानूनी धारा है, लीगल लाइन, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। अब वक्त हो चला है
इस खास कार्यक्रम हमारे मंथन में चलते चलते का रेड पर राजनीति, ये चलते चलते में आज हम इसको लेकर आए हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर, चाहे उनका वो पटना का आवास हो, चाहे उनकी बेटी का दिल्ली स्थित घर हो जहां इस समय लालू प्रसाद यादव हैं, सीबीआई ने रेड किया। शुक्रवार सुबह सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली पटना में, तो सीबीआई लालू राबड़ी के दरवाजे पर थी। पटना के साथ साथ उनके गांव गोपालगंज, नई दिल्ली, हमने जैसा आपको बताया 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है पटना में, वहाँ चारों तरफ सीबीआई की टीमें फैल गई और तलाशी वो लेती रही हैं। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे केंद्र में, और उस दौरान ये आरोप लगे, उस दौरान का ये आरोप है, सीबीआई के पास मुकदमा है, शिकायत है कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरियां देने के लिए लोगों की ज़मीनें लिखवा ली, उसके एवज में उन्होंने नौकरियां दी, बहुत सारे घपले घोटाले किए, प्राइम लोकेशन पर ज़मीनें ले ली थी नौकरियां देने के लिए। ये इस पूरे मामले की जांच कर रही, और इसकी शिकायत जेडीयू के नेता ने की थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन रेड पर राजनीति से क्यों कहा गया? क्योंकि जब सीबीआई पहुंची 10 सर्कुलर रोड, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राबड़ी आवास, वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में खबर फैल गई कि शायद राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार के लोगों के साथ सीबीआई के लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंच गया, दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया, अंदर घुसने की कोशिश की। लालू यादव के परिवार के लोग, राबड़ी देवी को खुद निकलकर बाहर आना पड़ा। उसके बाद कुल मिलाकर लोग शांत हुए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला गुल्ला के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसी तरह बमुश्किल समझाने के बाद लोग काबू में आए। तेज प्रताप को आप देख रहे हैं, वो बाहर निकलकर झांक कर कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। नारेबाजी भी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तेज प्रताप यादव निकल कर आए, वो उन्होंने गेट से झांक कर लोगों को आश्वस्त किया कि नहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, नेता, आरजेडी का एक स्ट्रांग होल्ड है बिहार में, और उस तरीके से उनके कार्यकर्ता, एक कार्डर बेस पार्टी है जो उनका अपना, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है उसी तरीके से वहाँ समाजवादी पार्टी की तरह आरजेडी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पीछे, तस्वीर के पीछे का मसला क्या है कि अभी रमजान के दौरान रोजा इफ्तार पर 5 साल बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे, और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने रोजा इफ्तार किया तो फिर तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे। उसके बाद अभी पिछड़ों को की जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं उन लोगों ने एक बातचीत की, एक तरीके से एक पुल बनाया, एक मोर्चा बना लिया इसको लेकर, और लगातार वो दबाव बना रहे थे। तमाम तरीके की खबरें आ रही, इस तरीके की खबरें आ रही कि नीतीश कुमार अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं, उनके नेताओं के बयानी से खुश नहीं हैं, और एक अंदर अंदर एक भूमिका चल रही है बिहार में सरकार बदलने की, या यूं कहें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की, बिहार में ये एक भूमिका अंदर चल रही है। और वहाँ के लोग, जो आरजेडी के लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार भी अब नहीं चाहते, और जब नीतीश और लालू करीब आ रहे हैं तो इस तरीके की कार्रवाई करके एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, यानी रेड वाली राजनीति की जा रही है, रेड वाली पॉलिटिक्स की जा रही है। अब मसला क्या है ये तो सीबीआई जाने, लेकिन तमाम नेताओं के बयान आए कि भाई एक बार तोता, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एक बार फिर ये तोता छोड़ दिया गया है जो पिंजड़े में बंद रहता है अक्सर। मनोज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को, मनोज झा, उन्होंने बयान दिए, और सीबीआई की टीम पर ही हमला। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। सीबीआई की टीम में पटना में सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया गया। सीधी तस्वीरें पटना से, यानी नाराज कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। ये दिल्ली के माफ कीजिएगा, पटना में सीबीआई रेड कर रही सुबह से, और अभी हमला कर दिया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। सुबह से लगातार कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। ये सीधी तस्वीरें पटना से आ रही हैं, और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की टीम पर
हमला कर दिया है। सीबीआई को वहां से भागना पड़ा है। ये तस्वीरें हैं, सीबीआई के अधिकारी किस तरीके से बचकर वहां से निकल रहे हैं। कि सीबीआई की टीम को भागना पड़ा है, लोग पीछे भाग रहे हैं, पुलिस को बमुश्किल किस तरीके से उनको बचाकर ले जाना पड़ा। ये तस्वीरें ये कहती हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव के साथ साथ सड़कों पर भी टकराव शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, कि सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं पटना से, जहां आरजेडी के समर्थकों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस सीबीआई के इन अधिकारी को किस तरह बचाकर वहां कर निकाल कर ले जा रही है, ये अपने आप में ये बहुत गंभीर घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि भाई अगर सीबीआई कहीं जांच करने जाती है तो वहां पर उस पर हमला हो जाता है। ये बिहार की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल है, सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद बिहार वो जाती है जांच करने के लिए, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, उसके बाद ये हमला हो जाता है। तो ये बहुत सारे संकेत और संदेश देता है। खैर, आने वाले दिनों में, कल और आने वाले दिन बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि आने वाला वक्त कल से लेकर आगे बिहार को लेकर राजनीति और गर्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।